नमस्कार, मेरा नाम कौशलेंद्र मिश्र है। मैं केंद्रीय विद्यालय एनटीपीसी कहलगांव में टीजीटी हिंदी पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए उनकी हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज का पहला पाठ अहमदनगर का किला लेकर उपस्थित हूँ। अध्याय 1 अहमदनगर का किला। बच्चों, यह वही किला है जिसमें इस किताब यानी भारत की खोज पुस्तक के मूल संस्करण के लिखने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1942 से 1945 के मध्य रखा गया था। अहमदनगर का किला 13 अप्रैल 1944। यह मेरी 9वीं जेल यात्रा थी। हमें यहाँ आए 20 महीने से भी अधिक समय हो चुका था। जब हम यहाँ पहुँचे तो अंधियारे आकाश में झिलमिलाते दूज के चाँद ने हमारा स्वागत किया। शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था। तब से हर बार जब नया चाँद उगता है तो जैसे मुझे याद दिला जाता है कि मेरे कारावास का 1 महीना और बीत गया। चाँद मेरे बंदी जीवन का स्थायी सहचर रहा है। वही मुझे इस बात की याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। इसमें एक बात है कि झिलमिलाते दूज के चाँद, दूज का चाँद क्या होता है? बच्चों, हिंदी का हर महीना, जो हिंदी का महीना होता है हिंदी नववर्ष का, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, तो हर महीने में 2 पक्ष होते हैं 15-15 दिन के, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। 15 दिन कहें या 15 तिथियों के 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष। तो जब शुक्ल पक्ष शुरू होता है तो चंद्रमा की कला एक एक बढ़ती जाती है, अर्थात कृष्ण पक्ष की समाप्ति पर शुक्ल पक्ष आता है, शुक्ल पक्ष की समाप्ति पर कृष्ण पक्ष शुरू होता है। तो शुक्ल पक्ष क्या होता है कि जिस दिन अमावस्या रहती है, अमावस्या यानी चंद्रमा नगण्य होता है, तो उस दिन क्या होता है, कृष्ण पक्ष का आखिरी दिन होता है और उसके अगले दिन से शुक्ल पक्ष शुरू हो जाता है। तो चंद्रमा की कला धीरे धीरे बढ़ती है, अर्थात चंद्रमा का आकार धीरे धीरे बढ़ता जाता है और वह 15वें दिन जाके जब चंद्रमा पूर्ण हो जाता है तो वह पूर्णिमा हो जाती है। उसके बाद से चंद्रमा का आकार फिर से घटने लगता है, तो वह क्या हो जाता है, फिर कृष्ण पक्ष की शुरुआत हो जाती है। तो ऐसे ही दूज का चाँद यानी होता है कि शुक्ल पक्ष शुरू हुआ है अभी और दूज दूसरे दिन द्वितीय तिथि की जो चाँद है तो उसने क्या किया, वो उगता है, ठीक है, झिलमिलाते। तो इसका मतलब क्या है, दूज का चाँद कितना होगा, बहुत ही अमावस्या के ठीक अगले दिन, फिर उसके अगले दिन, दूसरे ही दिन चाँद का आकार बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो उससे जवाहरलाल नेहरू को याद आता है, वो चाँद जब भी दिखता है तो उन्हें याद आता है कि उनके कारावास का 1 महीना और बीत गया, अर्थात समय पता करने के लिए चाँद के आकार को पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रयोग करते हैं। और चाँद कहते हैं कि उनके बंदी जीवन का, जब भी वो जेल में रहे तो स्थायी सहचर मतलब साथी, उनका स्थायी साथी रहा और वो उन्हें शिक्षा देता है, वो उन्हें एक रोशनी देता है कि क्या है, अंधेरे के बाद उजाला होता है। इस चंद्रमा उनके लिए क्या है, उम्मीद की एक किरण है। जब अमावस्या ज्यों ही बीतता है, अर्थात उस दिन बहुत अंधेरा होता है और उसके बाद धीरे धीरे जब चंद्रमा उगने लगता है तो क्या होता है, उजाला बढ़ने लगता है। तो वह उन्हें संदेश देता है, उन्हें एक आशा किरण देता है कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। देख सकते हैं ये अहमदनगर का किला है जिसमें अब भारत के आज़ाद होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू 1953 में पुनः यात्रा करने गए थे। ये उनका कक्ष है जिसमें वो रूम नंबर 8 ऑक्युपाइड बाय ऑनरेबल पंडित जवाहरलाल नेहरू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग हिज डिटेंशन इन 1942 टू 45। अहमदनगर का वह कक्ष जहां 1942 से 45 में जवाहरलाल नेहरू को रखा गया। अतीत का भार। दूसरी जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में भी मैंने बागवानी करना शुरू कर दिया। मैं रोज़ कई घंटे तपती धूप में भी फूलों के लिए क्यारियाँ बनाने में बिताने लगा। मिट्टी बहुत खराब थी, पथरीली और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई। चूँकि यह इतिहास स्थल है,
इसलिए अतीत में इसने कई युद्ध और राजमहलों की दुरभिसंधियां देखी हैं। दुरभिसंधियां यानी बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा, कुचक्र। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। घटनाओं की दृष्टि से इसकी कोई विशेष अहमियत भी नहीं है, पर इससे जुड़ी एक घटना आज भी याद की जाती है। यह घटना है चाँद बीबी नाम की एक सुंदर महिला के साहस की कहानी, जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया, पर अंत में उसकी हत्या उसके अपने ही एक आदमी के हाथों हुई। तो इससे कुछ प्रश्न निकल के आते हैं कि अहमदनगर के किले में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू को जेल हुई थी तो वह कौमी बार अर्थात उसके पहले कितने बार वो जेल यात्रा कर चुके थे। दूसरी कि अहमदनगर के किले में उन्होंने कौन सा कार्य शुरू किया था, ठीक। और दुरभिसंधि का क्या अभिप्राय होता है। फिर चाँद बीबी नाम की महिला ने किसकी सेना के विरुद्ध युद्ध किया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप इनके उत्तर खोज लेंगे, इनको लिख लेंगे कि चाँद बीबी नामक महिला ने किसकी सेना के विरुद्ध युद्ध किया था। फिर अहमदनगर के किले में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कौन सा कार्य जाते शुरू किया था। अहमदनगर के किले की जेल में जाने से पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू कितनी बार जेल जा चुके थे। और दूज का चाँद क्या होता है, ये इसके बारे में आप लिख सकते हैं। खुदाई के दौरान हमें जमीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। हम बहुत दूर नहीं जा सके क्योंकि न तो अधिकारियों से इसकी मंजूरी मिली, न ही हमारे पास इस काम को जारी रखने के साधन थे। अब मैंने कुदाल छोड़कर हाथ में कलम उठा ली है, पर मैं जब तक आज़ाद नहीं हो जाता और कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता, मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता। न ही पैगंबर की भूमिका अख्तियार कर मैं फ़िलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि पैगंबर यानी ईश्वर का पैगाम ले आने वाला, तो वो उसके जैसे वो भविष्य के बारे में बताता है कि भविष्य में ये होगा, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो वो उसके जैसे मैं भविष्य के बारे में कोई भी घोषणा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं पैगंबर नहीं हूँ। बचा रहता है अतीत, पर मैं उसके बारे में भी किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह विद्वत्तापूर्ण शैली में नहीं लिख सकता। मैं पहले की ही तरह अपने आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ। वो कह रहे हैं कि वो इतिहास के बारे में भी लिखना होगा तो वो वर्तमान की चीज़ों के बारे में, विचारों के बारे में अपने क्रियाकलापों से संबंध स्थापित करके ही लिखेंगे। अर्थात वो सोच रहे हैं कि क्या लिखा जाए। जब कलम उठा ली उन्होंने तो उन्होंने सोचना शुरू किया कि क्या लिखा जाए। तो उन्होंने देखा कि मैं पैगंबर की भूमिका अख्तियार नहीं कर सकता कि मैं भविष्य के बारे में लिखूं। तो बचा क्या कि अब हम भूत के बारे में लिखें। तो भूत के बारे में वो कैसे लिखेंगे, किसी इतिहासकार की तरह नहीं लिख सकते, क्योंकि इतिहासकार जैसा उन्होंने इतिहास का अध्ययन नहीं किया है, लेकिन वो आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करते हुए एक समानांतर अध्ययन करते हुए भूतकाल के बारे में लिखने का प्रयास कर सकते हैं। गेटे ने एक बार कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। गेटे कौन है? गेटे हैं विश्वविख्यात जर्मन कवि, उपन्यासकार, नाटककार, दार्शनिक एवं कूटनीतिज्ञ। तो उन्होंने क्या कहा था कि इस तरह जो इतिहास लेखन हम वर्तमान से संबंध बना के जो इतिहास लेखन करते हैं तो वह अतीत के भारी बोझ से हमें एक सीमा तक राहत दिलाता है। अगला शीर्षक है अतीत का दबाव। दबाव भला हो या बुरा, दोनों तरह अभिभूत करता है। कभी कभी यह दबाव दम घुटू होता है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती हैं, मसलन भारत और चीन की सभ्यताएं। अर्थात इनका कहना है कि भारत की और चीन की सभ्यताएं बहुत ही पुरानी सभ्यताएं हैं। और अभिभूत करना का अभिप्राय है वश में किया हुआ, आक्रांत किया हुआ। ठीक है, तो दबाव कैसा भी हो, अच्छा दबाव हो, बुरा दबाव हो, दोनों ही क्या करता है, आक्रांत करता है। आखिर मेरी विरासत क्या है, मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ? क्या उन सबका जिसे मानवता ने दसियों हजारों साल के दौरान हासिल किया?
उसकी विजयों के उल्लास का, उसकी पराजयों की दुखद यंत्रणा का, मानव के उन हैरतअंगेज साहसिक कार्यों का जिनकी शुरुआत युगों पहले हुई और जो अब भी जारी है और हमें आकर्षित करती है। मैं इन सबका वारिस हूँ, साथ ही उन सबका भी जिसमें पूरी मानव जाति की साझेदारी है। हम भारतवासियों की विरासत में एक खास बात है जो अनोखी नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता। अलबत्ता एक बात हम लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है, जो हमारे रक्त, मांस और अस्थियों में समाई है। इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है और भावी रूप बनेगा। इनके कहने का अर्थ है कि हमारी विरासत यानी हमें जो हमारे पूर्वजों से मिला है, हमें हमारे पूर्वजों से जो मिला है वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो उसमें क्या है कि उन्होंने जो विजय पाई उसका उल्लास है, उसकी खुशी के हम उत्तराधिकारी हैं। और हम उसकी अगर विजय के उल्लास के उत्तराधिकारी हैं तो पराजय का जो दुख है उसके भी उत्तराधिकारी हैं। हमें वो भी महसूस होता है, हमें वो हैरतअंगेज साहसिक कार्य भी महसूस होते हैं जो कि जिनकी युगों पहले मनुष्य ने की थी। तो हम अगर किसी चीज़ का उत्तराधिकार लेते हैं, किसी का सुख के उत्तराधिकारी हैं, तो हम क्या हैं, दुख के भी उत्तराधिकारी हैं। इसको स्वीकार करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू आगे बढ़ते हैं। इसी विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की बात एक लंबे अरसे से मेरे मन में घर किए है। मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ। विषय की कठिनाई और जटिलता मुझे भयभीत करती है। मुझे लगता है कि मैं सतही तौर पर इसका स्पर्श ही कर सकता हूँ। तो जैसा आपने पाठ पढ़ा अहमदनगर का किला, तो आपने ये समझा कि कैसे वो किसी भी कार्य करने से पहले हम विचार मंत्रणा करते हैं, सोचते हैं। तो ये भी सोचते हैं कि जब इन्होंने देखा कि इन्होंने बागवानी का काम शुरू किया, खुदाई कर रहे थे उस दौरान, तो इनके पास पर्याप्त चीज़ें नहीं थी, पर्याप्त हथियार नहीं थे कि ज़्यादा दूर तक खुदाई कर सकें, जान सकें। लेकिन और न ही उनकी अनुमति थी इतनी। तो इन्होंने बागवानी की, रोज़ कई घंटे तपती धूप में फूलों के लिए क्यारियाँ बनाने में बिताया अपना समय। मिट्टी ख़राब थी, बहुत मुश्किल से सारी चीज़ें हो रही थी, उसको संपादित किया। उसके बाद फिर इन्होंने एक लेखन कार्य शुरू किया। तो फिर विचार करना शुरू किया कि हमें किस विषय पे लिखना चाहिए। तो इससे कई सारे प्रश्न निकलेंगे कि तो मैंने बता दिया है बीच में भी, तो आप उसको नोट कर लेंगे। और लास्ट में भी बता देता हूँ कि अहमदनगर के किले में, अहमदनगर का किला जो पाठ है वो जब किस दिन का वक्तव्य है, सबसे ऊपर लिखा हुआ है अहमदनगर किला 13 अप्रैल 1944। यह अहमदनगर किले में की जेल में जाने से पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू कितनी जेल यात्रा कर चुके थे। अच्छा, ये बता सकते हैं आप कि दूज के चांद से क्या अभिप्राय है। जेल में कौन पंडित जवाहरलाल नेहरू के बंदी जीवन का स्थायी सहचर रहा है, ये भी इसका उत्तर बता सकते हैं आप। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अहमदनगर किले की पुनः यात्रा किस सन में की, ये भी प्रश्न है। वहाँ वो किस नंबर के कितने क्रम के कमरे में रहते थे। तो आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे, 2 बार देखेंगे कम से कम। धन्यवाद।